हेलो फ्रेंड्स, रुकिए। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, जिसके बाद आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ चेक इट। आगे के एपिसोड आपको चैनल पर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़े से ब्रेक के बाद डायरेक्टर ने सबको समझाना शुरू किया कि पहले 3 दिन का एक प्री शूट सेशन होगा। शूटिंग पूरी होने के बाद फुटेज को एडिट किया जाएगा और पहले 3 पायलट एपिसोड रिलीज़ किए जाएंगे। ऑडियंस की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे पूरी सीरीज़ पर काम किया जाएगा। दिन के समय रेगुलर शूटिंग होगी और रात में क्रू बाहर निकल जाएगा और ऑब्जर्वेशन कैमरा से शूटिंग जारी रखी जाएगी। रयूक के पेरेंट्स हमेशा सुविधा के लिए पास के होटल में रहेंगे ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उनसे तुरंत कांटेक्ट किया जा सके। डायरेक्टर ने एक बार फिर रयूक के माता पिता की तरफ देखा और कहा कि भले ही उन्हें रयूक को छोड़कर जाना थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उन्हें आइडल ग्रुप और डायरेक्टर पर भरोसा रखना चाहिए कि वे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। पूरा आइडल ग्रुप भी मुस्कुराते हुए कपल को समझाने लगा कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। आखिरकार अब सबको अपना बेस्ट देने का समय आ गया था और फिल्मिंग शुरू हो गई। असिस्टेंट डायरेक्टर एक बार फिर सीन पर मौजूद था और उसने सबको बताया कि शुरुआत ओपनिंग सीन और नरेशन से होगी। भले ही बाद में प्रोफेशनल वॉइस एक्टर नरेशन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फिलहाल आइडल ग्रुप को प्रीमाइज समझाने के लिए इसकी ज़रूरत थी। इसी दौरान पता चला कि शहर के बीचों बीच 5 नौजवान लड़के एक सेमिबी में रहते हैं, जिसे वे जस्ट कहते हैं, और ये शो उनके डेली लाइफ को दर्शकों के सामने पेश करेगा, जहां वे अल्टीमेट आइडल बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक एक बेबी उनके सामने आ जाता है और अब ग्रुप को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। जैसे जैसे प्रीमाइज बताया जा रहा था, पूरा आइडल ग्रुप एकदम शांत हो गया, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि शूटिंग को स्मूथली कैसे आगे बढ़ाया जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कैमरा रोक दिया और आइडल से कहा कि उन्हें कुछ करना होगा या किसी चीज़ पर रिएक्ट करना होगा ताकि ओपनिंग सीन शूट हो सके। लेकिन वो सब बच्चे के कुछ करने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उन्हें नेचुरल रिएक्शन मिल सके। तभी रयूक को एहसास हुआ कि ये सब बस नए ट्रेनीज हैं, जिन्हें बच्चों के साथ क्या करना है इसका कोई आइडिया नहीं है। तो उसने सोचा कि थोड़ा रहम दिखाते हुए खुद ही लीड ले ले, और फिर अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, जिससे सारे आइडल्स कंफ्यूज हो गए कि अब क्या किया जाए। यंग ने माहौल को शांत करने के लिए बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन यून को समझ आ गया कि यंग बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएगा। इसीलिए उसने रियूक को अपनी बाहों में ले लिया और तुरंत ही बच्चा चुप हो गया। यून को ये देखकर बहुत खुशी हुई और उसने मजाक में सोचा कि शायद बच्चा भी उसे हैंडसम समझता है। लुकास और यंग दोनों को जलन होने लगी कि जब वो लोग बच्चे को चुप नहीं करा पाए तो यून ने कैसे कर लिया। इस पर यून ने बस हंसते हुए कहा कि इसकी वजह उसका हैंडसम फेस है। रियुक ने अपनी आंखें मलीं और सोचा कि सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा उसने सोचा था। उसे पहले से पता था कि इन सब की पर्सनालिटीज इतनी अलग हैं कि ये शो के लिए एक परफेक्ट ब्लेंड बनाएंगे। यंग एक लीडर था जो अपने पिता की तरह स्मार्ट और करिश्माई था। युन वो बड़ा भाई था जो अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी कर सकता था। लुकास रियुक का ऐसा दोस्त था जो उसके परिवार जैसा लगता था। सियोन शांत और इंट्रोवर्ट था, लेकिन अपने छोटे छोटे इशारों से केयर दिखाता था। ये सब मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट था, लेकिन ग्रुप का एक मेंबर गायब था, और वो था माइकल, जो शो का सबसे लापरवाह बंदा था। अगर रयूक को कुछ मैनेज करना होता तो वो माइकल को इस शो का विलेन बना देता, लेकिन चूंकि ग्रुप को आगे बढ़ना था तो उसने तय किया कि माइकल के साथ एक लव हेट डायनामिक बनाएगा जिससे शो सुपरहिट हो सके। तभी उनको एहसास हुआ कि रयूक को डायपर चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन युन और लुकास दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे करें। तभी माइकल बीच में कूद पड़ा और बोला कि उसने अपने होम टाउन में 3 छोटे भाई बहनों को बड़ा किया है और उसे डायपर बदलने का बहुत एक्सपीरियंस है। माइकल ने रियूक को गोद में उठाया, लेकिन रियूक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने माइकल के चेहरे पर अपनी गोल्डन लिक्विड की बौछार कर दी, जिससे माइकल पूरा गीला हो गया। लेकिन रियूक को ये बहुत मज़ेदार लगा और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, ये सोचते हुए कि माइकल को ये बात कितनी खल रही होगी। रयूक तो मज़े से अपने बेबी मैट पर हंस रहा था, जबकि माइकल पूरी तरह से भीग चुका था। माइकल इतना गुस्से में था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो रयूक पर चिल्ला ही देगा, लेकिन यंग ने किसी तरह उसे रोक लिया और समझाया कि सामने वाला सिर्फ एक बच्चा है जो कुछ भी जानता नहीं है।
दूसरी तरफ पूरा क्रू इस मज़ेदार सीन को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, और यही वजह थी कि रयूक ने ये सब किया था, जिससे शूटिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गई। आखिरकार शाम हो गई और डायरेक्टर ने सभी को 2 घंटे का ब्रेक देने का फैसला किया, ताकि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो लोग शाम की शूटिंग के लिए तैयार हो सकें। पूरा आइडल ग्रुप पहले से ही थका हुआ था, और यंग ने डायरेक्टर से कहा कि अगर उसकी टीम के पास कोई स्क्रिप्ट होती तो उनके लिए चीज़ें संभालना काफ़ी आसान हो जाता। दूसरी तरफ रियुक अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा, मुस्कुराते हुए, और खाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसकी मम्मी उसके लिए बहुत सारी केले, बनानास लेकर आई थी। हमें पता चलता है कि रियुक को केले बेहद पसंद हैं, जबकि पहले वो शायद इन्हें दूसरा मौका भी ना देता, लेकिन इस बार उसे केले बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। तभी अचानक यंग रियुक के पापा के पीछे आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा कि वो उससे कैजुअली बात कर सकते हैं, फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बताया कि रयूक एक बेहद दिलचस्प बच्चा है। यंग ने यह भी नोटिस किया था कि जब भी रयूक उनके आसपास होता तो वो खुद ही अनजाने में उस माहौल में घुल जाता था, और सभी लोग बिल्कुल अपने नेचुरल अंदाज में रहते थे। सीन दर सीन ये सब लोग बिना थके भी मस्ती करते रहते थे, और सब कुछ बहुत ही नेचुरल तरीके से हो रहा था। यंग के लिए ऐसा लग रहा था जैसे रयूक को सबकी भूमिकाओं के बारे में पहले से ही पता हो, और वो परफेक्ट तरीके से उसके साथ खेल रहा हो। लेकिन रयूक के पापा के लिए ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि रयूक अब भी सिर्फ एक बच्चा था जो अपनी उम्र के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट था। लेकिन फिर भी अपने पापा की नज़रों में रयूक पहले से कहीं ज़्यादा चमकदार और अनोखा था। दूसरी तरफ दूसरे कमरे में माइकल अब भी अपने चेहरे से गोल्डन लिक्विड साफ करने की कोशिश कर रहा था, और इस बात से बुरी तरह चिढ़ गया था कि वो एक छोटे बच्चे के सामने ओवरशैडो हो रहा था। उसे बेबी सिटिंग करने का कोई शौक नहीं था, खासकर तब जब उसे असल में एक आर्टिस्ट बनकर अपनी कला को निखारना चाहिए था। लेकिन तभी उसकी नज़र असिस्टेंट डायरेक्टर पर पड़ी, जो किचन में फ्रिज ढूंढ रही थी। माइकल ने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो उसने बताया कि वो रयूक के लिए बेबी फूड संभाल कर रखना चाहती थी, ताकि रात के शूट के दौरान उसे आसानी से खाना मिल सके। माइकल को ये एक परफेक्ट मौका लगा, और उसने झट से कटोरा उठा लिया और उस महिला से कहा कि वो रयूक के लिए कुछ शानदार बनाने वाला है। माइकल के मुताबिक चीज़ें बहुत बोरिंग और उबाऊ हो रही थीं, इसलिए उसने सोचा कि अब एक ऐसा सीन क्रिएट किया जाए जो सभी के लिए पूरी तरह से एंटरटेनिंग हो। हम देखते हैं कि उसने अपनी पैंट से एक पैकेट निकाला, वो भी लाल मिर्च से भरा हुआ। अब तो मामला गड़बड़ लग रहा था। माइकल पूरी तरह तैयार था एक ऐसा सीन बनाने के लिए जो उसकी नज़र में एंटरटेनिंग हो, लेकिन रयूक के लिए ये तो बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था, क्योंकि अब उसे अपने बेबी फूड में रेड चिली पेस्ट मिलने वाला था। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर कैमरे सेट कर रहा था। डायरेक्टर ने सबको बता दिया था कि अब सबको बाहर जाना होगा और ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग को अपना काम करने देना है। कुछ देर बाद पूरा बेसमेंट खाली हो गया। अब वहाँ सिर्फ आइडल ग्रुप था, और वो भी थका हुआ। सियोन सोच में पड़ गया। जब हमें नेचुरल एक्टिंग करने को कहा गया है तो हम नेचुरल कैसे रहे, ऊपर से इतने कैमरे। दूसरी तरफ लुकास का दिमाग सिर्फ एक चीज़ पर था, खाना। उसने सोचा कि पहले खाना खा लिया जाए, उसके बाद कुछ भी किया जाएगा। लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम सामने आई, कोई भी खाना बनाना नहीं जानता था। दूसरी ओर रयूक सबको देख रहा था, उसे उन पर तरस आ रहा था। ये लोग तो पूरी तरह से हारे हुए लग रहे हैं। सिचुएशन को समझते हुए यंग ने सजेशन दिया, यार चलो रामेन बना लेते हैं। लेकिन तभी उसे याद आया, अरे हाँ, हमें रैया को उसका बेबी फूड भी खिलाना होगा। और यहीं से माइकल का नया नाटक शुरू हुआ। माइकल ने बड़े ड्रामेटिक अंदाज में कहा, भाई बेबी फूड का इंतज़ाम मैंने पहले ही कर लिया है। ये सुनकर यंग भी चौंक गया। सच में? तू? लेकिन तू तो गोल्डन लिक्विड इंसिडेंट के बाद से र्यूक से चिढ़ा हुआ था, फिर अब इतनी हेल्पिंग सोल क्यों बना हुआ है? माइकल ने बस एक फेक हंसी दी और बोला, जो सोचना है सोच लो। लेकिन उसने क्लियर कर दिया कि रयूक को फीड वही करेगा। रयूक को अंदर ही अंदर अजीब लगने लगा, कुछ तो गड़बड़ है। माइकल ने बेबी फूड उसकी ओर बढ़ाया और कहा, ले भाई, तेरी मॉम ने बनाया है, बहुत टेस्टी होगा। रयूक ने बिना कुछ बोले चम्मच उठाया
और सीधा माइकल की तरफ बढ़ा दिया। पहले तू खा। यंग भी ये देखकर हैरान रह गया। हाँ भाई, तू पहले टेस्ट कर, फिर हम भी ट्रस्ट कर लेंगे। लेकिन माइकल को तो अब मेरा क्या, मुझे क्यों खिला रहे हो वाला फील आ रहा था। उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। यंग ने बार बार कहा, भाई बस एक बाइट ले ले, इतना भी बुरा नहीं होगा। लेकिन माइकल टस से मस नहीं हुआ। अब यंग को समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। फिर उसने खुद चम्मच उठाया और पहला बाइट खा लिया, और बस माइकल की पोल खुल गई। यंग जमीन पर गिर गया। आग, आग लग गई। ओ भाई, ये क्या है? यून दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? क्या हो गया? दूसरी तरफ रियो को अब पूरा यकीन हो गया, माइकल ने जरूर बेबी फूड में कुछ मिलाया है। अब तो बेबी रियो भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। माइकल को मजा चखाने के लिए वो पूरी तरह तैयार था। लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, यंग खड़ा हो गया और चिल्लाया, भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ हॉट सॉस है। अब पूरा आइडल ग्रुप समझ चुका था ये सिर्फ माइकल ही कर सकता था और कोई नहीं। अब जब माइकल की सच्चाई सामने आ गई तो वह चिल्लाने लगा, भाई मुझसे गलती से हो गया, मजे के लिए किया था यार। लुकास का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। तुझे लगा कि बेबी के टेस्ट बड्स बर्बाद करना एंटरटेनमेंट है? यून तो सीधा माइकल की कॉलर पकड़ चुका था। अगर रयूक को कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? अब सबको यकीन हो गया कि माइकल बस अटेंशन सीकर है, उसे सिर्फ फेम चाहिए। लेकिन रयूक, वो तो स्माइल कर रहा था, उसे मजा आ रहा था। अरे वाह, अब तो शो सच में इंटरेस्टिंग हो गया। अचानक यंग रयूक के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, भाई माफ कर दे, माइकल सच में एक पागल है, इससे सही गलत का कोई अंदाजा ही नहीं। अब तक यून माइकल की धुलाई कर रहा था, लेकिन माइकल अब भी बोलने से बाज नहीं आ रहा था। भाई बेबी को कुछ समझ ही नहीं आता, उसे क्या फर्क पड़ता है? यंग ने गुस्से में कहा। र्यूक स्मार्ट है, उसे सब समझ आता है, और समझ आए या ना आए तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। रेयुक ने पूरे आइडल ग्रुप को घूर कर देखा और शैतानी हंसी दी। अब मजा आएगा। जैसे ही सीन 2 हफ्ते आगे शिफ्ट होता है, हम आते हैं रेयुक के घर, जहां उसके माता पिता एक बड़ी खबर सुनकर हैरान थे। रियलिटी शो के पहले एपिसोड की व्यूअर रेटिंग पूरे 20% तक पहुंच चुकी थी, और यह एपिसोड शुक्रवार को टेलीकास्ट हुआ था। किम ने माता पिता से पूछा, आप लोगों ने भी एपिसोड देखा क्या? इससे पहले कि कोई कुछ कहता, रयूक की मां तुरंत बोल पड़ी, अरे हाँ, हमने तो बहुत मजे लिए, आखिर हमारा बच्चा शो में था। लेकिन 20% की रेटिंग, ये सच में असाधारण था। लैंडलेडी भी हैरान थी। उसने कहा, भाई फ्लैगशिप एंटरटेनमेंट शो भी मुश्किल से 15% तक पहुंचते हैं। और इतना ही नहीं, डायरेक्टर ने भी कॉल किया था और बताया कि इस ज़बरदस्त सपोर्ट की वजह से अब यह शो रेगुलर ब्रॉडकास्ट के लिए कंफर्म हो चुका है। ये सुनकर किम सीधा रयूक के पास आई और बोली, बधाई हो, तुम्हारा शो हिट हो चुका है। रयूक की आंखें चमक उठीं। वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जब मैं चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हूं तो ये सक्सेस तो बस शुरुआत है। लेकिन फिर भी रयूक इतनी छोटी सफलता से संतुष्ट नहीं था। उसका सपना सिर्फ पॉपुलर होना नहीं था, उसे चाहिए था धन, प्रसिद्धि और एक पागलपन की हद तक सफलता, जैसा कि उसने अपने पिछले जीवन में जॉन के रूप में हासिल किया था। लेकिन इस बार, इस जिंदगी में भी उसे वही सब चाहिए, और उससे भी ज्यादा। अचानक रयूक के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो असली जीनियस है। किम उसे गौर से देख रही थी और सोच रही थी, ये बच्चा वाकई में बहुत ही अलग है। लेकिन तभी रयूक की मां ने एक शॉकिंग न्यूज़ दी। आज सिंगोंग एंटरटेनमेंट कंपनी से कोई हमारे घर आया था। उन्होंने हम सबको बधाई दी और फिर कहा कि कंपनी के सीईओ हमसे मिलना चाहते हैं। हमें कभी भी एजेंसी विजिट करने को कहा गया था। अब रयूक की मां असमंजस में थी कि आखिर यह लेना चाहिए या नहीं। किम को पहले से इस सिंगोन कंपनी के बारे में जानकारी थी। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन इस कंपनी और उसके सीईओ के बारे में कई बुरे रूमर्स भी थे। कुछ लोग तो उसे शैडी लोगों से भी जोड़ते थे। किम सोच रही थी, हमें ये ऑफर एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि सीईओ ने खुद इनवाइट किया था
तो मना करना आसान नहीं था। आखिर में लैंडलेडी ने सजेशन दिया, चलो मिल लेते हैं, अगर सही नहीं लगा तो साफ साफ मना कर देंगे। रयुक अब थोड़ा सोच में पड़ चुका था। मैंने पहले भी इस कंपनी का नाम सुना है, और जैसे ही उसने अपनी पिछली जिंदगी को याद किया, वो झट से अपने हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रयुक का चेहरा साफ साफ कह रहा था कि इस कंपनी और इसके सीईओ से दूर रहो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद वे कंपनी के मेन ऑफिस में बैठ चुके थे, और अब उनके सामने सीईओ खुद मौजूद था। वो एक बुजुर्ग आदमी था, जिसकी हर उंगली में महंगे महंगे रिंग्स पहने हुए थे। सीईओ ने मुस्कुराकर कहा, बैठिए बैठिए, अपने घर जैसा फील कीजिए। लेकिन किम पूरी तरह प्रोफेशनल बनी रही। उसने सीईओ को थैंक यू कहा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुई। फिर बिना कोई घुमावदार बात किए, आप हमसे क्या डिस्कस करना चाहते हैं? सीधा सवाल पूछ लिया। वो आदमी सीधे मुद्दे पर आ गया और बोला कि उसके पास रयूक के लिए एक शानदार मौका है। लेकिन रयूक को पहले से ही गुस्सा आने लगा था। उसे बिना सुने ही एहसास हो गया था कि यह सही नहीं है। बूढ़ा आदमी अब उन औरतों से कहने लगा, हमारी कंपनी रयूक को एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है। हम पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नंबर 1 एजेंसी है। लेकिन रयूक को इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई सही वाइब नहीं आ रही थी। बूढ़ा आदमी अब भी अपनी कंपनी की तारीफें करता जा रहा था। हमारी एजेंसी में बड़े बड़े टैलेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट है। हम रयूक के टैलेंट को भी बहुत वैल्यू देंगे। लेकिन जैसे ही किम ने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, वो हैरान रह गई। 30 से 70 का प्रॉफिट स्प्लिट, मतलब 70% कंपनी ले जाएगी और सिर्फ 30% रयूक को मिलेगा। रयूक को समझ आ गया कि यह तो सरासर बेवकूफ़ बनाने वाली डील है। लैंडलेडी ने भी देख लिया था। ये कोई डील नहीं, बल्कि एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है। इस बूढ़े आदमी का हमेशा यही तरीका था। नई टैलेंट्स को बहला फुसलाकर ऐसे ही ठगता था, और इस बार भी वो वही कर रहा था। पर वो तो हंस रहा था। उसका असिस्टेंट भी साथ में हंसने लगा। उन्हें लगा कि ये सुनकर सब चुप हो गए हैं, क्योंकि मौका बहुत बड़ा है। पर रयूक जानता था कि यह सिर्फ एक धोखा है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आई। सिंगोन कंपनी का जे के इलेक्ट्रॉनिक्स से गहरा कनेक्शन था, और खासकर जे के पिता से। जे के पिता के हर एड कॉन्ट्रैक्ट को सिंगोन कंपनी फंड करती थी, और बदले में कंपनी को जबरदस्त पैसा मिलता था। साथ ही उनके एजेंसी के स्टार्स को जबरदस्ती जे की कंपनी के इवेंट्स में भेजा जाता था। लेकिन कुछ समय बाद सिंगोन खुद जेल चला गया। क्यों? अपने ही आर्टिस्ट्स को ब्लैकमेल और हैरेस करने की वजह से। लेकिन ये सब तो भविष्य में होना था। फिलहाल वो बूढ़ा आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था, मैं 10 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ। रयूक जैसा टैलेंटेड चाइल्ड एक्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर रयूक समझ गया था कि ये सब बस दिखावा है। पर बूढ़ा आदमी अब भी बोलता जा रहा था, अगर तुम रयूक को हमारी कंपनी में सौंप दो तो मैं उसे एक महान एक्टर बना दूंगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे चाइल्ड एक्टर से कोई मतलब नहीं था। बूढ़ा आदमी बस उन्हें 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में फंसाकर उनका पूरा पैसा हड़पना चाहता था, और फिर उन्हें छोड़ देता जब वो बड़े हो जाते। रयूक समझ चुका था कि ये सब एक चाल है। मुझे मेरे करियर के पीक पर बांध देना चाहता है, और मेरा पूरा पैसा चूस लेना चाहता है। फिर जब मैं काम का नहीं रहूंगा तो मुझे बाहर फेंक देगा। लेकिन मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक आसान टारगेट हूं। लेकिन तभी किम ने झट से कॉन्ट्रैक्ट बंद किया और सीईओ के सामने सीधे मना कर दिया। रयूक के लिए यह देखना बहुत संतोषजनक था, पर सीईओ अभी भी कंफ्यूज था कि उसे मना क्यों किया गया। किम ने बिना झिझक कहा, ये 30 से 70 स्प्लिट तो सरासर बेवकूफ़ी है। रयूक की वैल्यू हर दिन बढ़ रही है, और तुम इसे 10 साल तक अंडरपे करना चाहते हो। अब बूढ़े आदमी की माथे पर शिकन आ गई। ये औरत इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? बच्चों का मार्केट तो बड़ा भी नहीं होता। ये तो बस कुछ दिनों के लिए पॉपुलर हुए हैं। लेकिन रयूक को अब गुस्सा आ रहा था। बूढ़ा आदमी इतना बेशर्म था कि उसने सीधा कह दिया, जैसे जैसे तुम बड़े होंगे तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी, तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। रयूक की माँ को यह सुनकर आग लग गई। एक छोटे बच्चे के सामने ऐसी बातें मत करो। वो सीईओ पर चिल्ला पड़ी। पर रयूक अब बस एक ही बात सोच रहा था, अगले कुछ सालों में यही बूढ़ा जेल में सड़ेगा।
और मैं दुनिया का सबसे मशहूर इंसान बनूंगा। रियूक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर यह काम नहीं कर रहा था। तभी किम अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और बूढ़े आदमी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें टैलेंट की बिल्कुल पहचान नहीं है, इसलिए हम अभी के अभी जा रहे हैं। बूढ़ा आदमी फिर भी मुस्कुरा रहा था। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम तो रियूक की माँ भी नहीं हो। बाहर वालों को बीच में बोलने का हक नहीं है। रियूक की माँ कुछ कह पाती, इससे पहले ही किम ने ठोस आवाज में जवाब दिया, मैं रियूक की मैनेजर हूं, और एक फुल टाइम मैनेजर के तौर पर मुझे उसके लिए हर बात कहने का पूरा हक है। और जैसे ही उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया, बूढ़े आदमी को बहुत लंबे समय बाद पहली हार महसूस हुई। ये उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था, इसलिए उसने गुस्से में धमकी देना शुरू कर दिया। वो औरतों से कहने लगा कि इस फैसले पर तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कंपनी की मदद के बिना तुम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रख सकते। रेयुक तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसे पहले से पता था कि यही इस बूढ़े आदमी का असली रंग था। लेकिन किम ने बिना घबराए पलटकर कहा, ये तो वक्त ही बताएगा। और फिर दोनों औरतें ऑफिस से बाहर निकल गईं। इस दौरान लैंडलेडी गुस्से से भरी हुई थी, क्योंकि एक बच्चे की माँ को धमकाया जा रहा था और वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर रयुक खुश हो गया, क्योंकि लैंडलेडी पूरी तरह उसकी माँ की सपोर्ट कर रही थी। लैंडलेडी ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम डर गई थी? लेकिन रयुक की माँ ने तुरंत मना कर दिया। फिर किम ने समझाया, इस इंडस्ट्री में ऐसे घमंडी आदमी हर जगह मिलेंगे, और ऐसे कचरा कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने सड़क पार की और बस पकड़कर घर जाने का फैसला किया। लेकिन तभी रयुक की माँ ने अचानक लैंडलेडी से पूछा, क्या तुम सच में रयुक की मैनेजर बन सकती हो? ये सुनकर रयुक भी दंग रह गया। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सोचा, उसे एहसास हुआ कि यह फैसला वाकई बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि बिजनेस में जॉन ने सीखा था कि टैलेंटेड लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन भरोसेमंद लोग बहुत कम होते हैं। और लैंडलेडी में वह दोनों खूबियाँ थीं, नॉलेज भी और भरोसेमंद भी। लेकिन दूसरी तरफ किम हिचकिचा रही थी। उसने कहा, मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ज़्यादा समझ नहीं है। लेकिन रियुक ने उसकी ओर चमकती आंखों से देखा और फिर अपनी मासूम सी आवाज़ में मुस्कुराकर उंगली उठाते हुए कहा, मेरी टीम में आ जाओ। रियुक की माँ ये सब देख रही थी, और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि किम ही सबसे सही इंसान है जो रयुक की मैनेजर बन सकती है। क्योंकि रयुक के माता पिता एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें अपने बच्चे की सुरक्षा और उसके करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत थी। यह सुनकर किम हल्का सा शर्मा गई और फिर रयुक की माँ से कहा, शायद मैं इतने सालों बाद कुछ नया करने का सपना देख सकती हूँ। और आखिरकार उसने घोषणा कर दी, मैं अपनी नौकरी छोड़ रही हूँ और अब से रयुक की फुल टाइम मैनेजर बनूंगी। रयुक के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि अब वे दोनों साथ में एक बहुत बड़ी किस्मत बना सकते थे। दोनों औरतें हंसते हुए सैलरी और बाकी चीज़ों पर बात करने लगी। लेकिन तभी सीन वापस कंपनी के ऑफिस में शिफ्ट होता है। सीईओ का असिस्टेंट उसे बताता है कि वह औरत जो खुद को रयुक की मैनेजर कह रही थी, उसका नाम किम है। वह एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती थी और रयुक के परिवार की लैंडलेडी भी थी। सीईओ ने घूमकर असिस्टेंट की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर यह परिवार सिंगों के सामने झुकने से मना कर रहा है, तो इन्हें सीखना होगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी निर्दयी हो सकती है। इसके बाद उसने असिस्टेंट को तुरंत रिपोर्टर्स को बुलाने का आदेश दिया। सीईओ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आ चुका था। सीन शिफ्ट होती है वापस बेसमेंट में, जहां आइडल ग्रुप रह रहा था। यंग ने माइकल से पूछा कि वो क्या कर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि रियुक और माइकल दोनों एक बनाना ईटिंग कंपटीशन कर रहे थे। माइकल गुस्से में था। उसने यंग को बताया कि उसे भी बनानास बहुत पसंद है, लेकिन बाकी लोग हमेशा सारे रुक को ही दे देते। तो अब वो सारे बनानास खुद खा लेगा, ताकि रुक को एक भी ना मिले। यंग ने रुक को भी रोकने की कोशिश की और पूछा कि वो माइकल के साथ मिलकर ये बचकानी हरकतें क्यों कर रहा है। लेकिन रियुक का दिमाग भी बच्चे जैसा ही चल रहा था। वो भी सिर्फ इसलिए ज़्यादा खा रहा था ताकि
उसका रिवॉल्वर एक भी बनाना ना खा पाए। यंग ने गुस्से में दोनों से सारे बनानास छीन लिए। इस दौरान र्यूक का मुंह एकदम स्क्विरल की तरह फूला हुआ था। असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर जोर जोर से हंसने लगे। साथ ही बाकी मेंबर्स भी हंस रहे थे, क्योंकि माइकल और र्यूक एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और बनानास के लिए लड़ रहे थे। यंग को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले, लेकिन ऑडियंस को ये सब क्यूट लग रहा था और व्यूअरशिप भी बढ़ रही थी। कुछ महीने बीत गए और अब सर्दियों का मौसम आ चुका था। डायरेक्टर ने आइडल ग्रुप को बताया कि उनकी मॉर्निंग शूट पूरी हो गई है और अब उन्हें ब्रेक लेकर लंच एंजॉय करना चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि र्यूक की माँ बहुत जल्द एक और बच्चे को जन्म देने वाली है। वो सेट पर आई और अपने बच्चे को आवाज़ लगाई। डायरेक्टर ने उन्हें देखा और सोचा कि क्या उनके लिए सेट पर इतने लंबे समय तक इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन र्यूक की माँ खुश थी। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि भले ही महीनों हो गए हैं, लेकिन उन्हें अब भी ये सब लाइव देखना बहुत मज़ेदार लगता है। डायरेक्टर को उनकी कंडीशन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर उन्हें कभी भी कोई दिक्कत हो तो टीम को बता सकती है। र्यूक की माँ खुश होकर डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करती है। डायरेक्टर ने उनसे उनकी डिलीवरी डेट के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि ये दिसंबर के आखिर या जनवरी में कभी भी हो सकती है। ये सुनकर डायरेक्टर खुश हुआ और बताया कि व्यूअर्स को माइकल और र्यूक की नोक-झोंक बहुत पसंद आ रही है। लेकिन डायरेक्टर को लगता है कि माइकल कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा ही चला जाता है और वो जानना चाहता था कि क्या ये सब देखकर र्यूक की माँ को बुरा लगता है। इस पर र्यूक की माँ हंस पड़ीं और बोलीं कि उन्हें डायरेक्टर पर पूरा भरोसा है। उन्हें भी माइकल और र्यूक की लड़ाई देखना मज़ेदार लगता है। लेकिन उन्होंने डायरेक्टर से बस इतना कहा कि वो उनके बच्चे का थोड़ा ध्यान रखें। डायरेक्टर ने उनकी बात समझी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। र्यूक की माँ मुस्कुराईं और हमेशा की तरह डायरेक्टर को धन्यवाद दिया। लेकिन दूसरी तरफ किम ये सब सुन रही थी। उसे एहसास हुआ कि माइकल सच में बहुत ज़्यादा ओवर कर रहा है। वो सीधा सेट की तरफ जाने लगी। ब्रेक टाइम चल रहा था। यंग और शॉन सोच रहे थे कि क्या उन्हें भी लंच कर लेना चाहिए, क्योंकि भले ही वो ये बार बार करते हैं, लेकिन इतनी सारी कैमरास के सामने नेचुरल एक्टिंग करना अभी भी उनके लिए आसान नहीं है। दूसरी तरफ ड्यूक पहले ही ढेर सारे बनानास खा चुका था। अब उसे सिर्फ सोने का मन कर रहा था। वो एकदम स्लगिश महसूस कर रहा था। लेकिन अचानक ही उसे एक अजीब सी ऑरा महसूस हुई। ये कोई और नहीं बल्कि माइकल था, जो इस चीकी लिटिल ब्रैट से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। माइकल बहुत गुस्से में था, क्योंकि र्यूक ने पहले उसे सच में मार दिया था और उसे ये बहुत रूड लगा। लेकिन र्यूक को पता था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। माइकल ही उसे बार बार परेशान कर रहा था। र्यूक के हिसाब से माइकल खुद ही एरोगेंट था, जिसने एक छोटे बच्चे को अपना राइवल बना लिया था। लेकिन क्योंकि र्यूक उसे झेल रहा था, ऑडियंस को यह सिर्फ नॉर्मल बकझक लग रही थी, जबकि असल में माइकल की नेचर काफ़ी ख़राब थी। इसी बीच बहुत सारे आर्टिकल्स आने लगे कि आइडल ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर अपने नए आने वाले भाई बहन से जेलस है। सभी को ये लव हेट रिलेशनशिप क्यूट और फनी लग रही थी, लेकिन सिर्फ र्यूक जानता था कि माइकल अब धीरे धीरे अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है और वो काफ़ी अनडिसिप्लिन्ड हो चुका है। र्यूक ने माइकल की तरफ उंगली उठाई और उसे एक बैड बॉय कहने लगा। ये देखकर टीनेजर को गुस्सा आ गया। उसने र्यूक के गाल पकड़कर खींचे, इतना ज़्यादा कि र्यूक रोने ही वाला था। बेबी सच में बहुत हर्ट हुआ। उसे लगा कि क्या माइकल सच में कोई इंसेन डेविल है। जैसे ही पिंच की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, माइकल ने उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उसने बस इतना चाहा कि वो बंद कर दे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसने र्यूक को कोई बड़ी चोट पहुंचाई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किम ने यह सब होते हुए देख लिया था। उसने गुस्से में माइकल को टोका और पूछा कि उसने र्यूक को पिंच क्यों किया जब वो कुछ कर भी नहीं रहा था। माइकल अब घबरा गया। उसने जल्दी से सफाई दी कि ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन र्यूक ज़रूरत से ज़्यादा हंगामा कर रहा था। लेकिन किम को पता था कि र्यूक कभी भी छोटी छोटी बातों पर रोता नहीं है। अगर उसने रोना शुरू किया तो इसका मतलब है कि उसे सच में बहुत दर्द हुआ होगा। अब र्यूक रोना भूल गया और इस नज़ारे का मज़ा लेने लगा। उसे यकीन हो गया था कि उसने अपने लिए सही मैनेजर चुना है। किम ने माइकल को सीधा बता दिया कि हाल ही में शूटिंग के दौरान भी वो र्यूक को बार बार छूने की कोशिश कर रहा था। अगर उसने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो बात कहीं किसी लॉ सूट तक ना पहुंच जाए। माइकल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि
एक औरत उसे इतनी सीरियस वार्निंग दे रही है। उसने गुस्से में पूछा कि वो किसी रैंडम बच्चे के लिए इतनी प्रोटेक्टिव क्यों हो रही है। ये सुनकर किम गुस्से में आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने माइकल को काल्म रहते हुए बताया कि वही रैंडम रैट है जिसकी वजह से माइकल को कुछ कमर्शियल्स मिले हैं और वो शो के अलावा भी अच्छी खासी इनकम कर रहा है। तो अगर उसे प्रोफेशनलिज्म की समझ नहीं है तो कम से कम एथिकली बिहेव करे और उस बच्चे से दूर रहे जिसकी वजह से उसे फ्री में पैसा मिल रहा है। किम ने तुरंत र्यूक को अपनी गोद में उठा लिया और माइकल को सीधा चेता दिया कि वो हमेशा उसे देख रही है। अगर उसने फिर कोई गलती की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन माइकल के लिए ये सब मानना मुश्किल था। उसे लगता था कि वो सबसे ऊपर है। उसने लगभग किम को कोस दिया और सोचा कि वो इस देश में एक ट्रू आर्टिस्ट बनने आया था ना कि किसी बच्चे की देखभाल करने। लेकिन फिर भी पिछले हॉट सॉस इंसिडेंट के बाद से बाकी मेंबर्स भी उसे घूरने लगे थे। माइकल अभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था, भले ही उसने जानबूझकर कुछ ऐसा किया था जो बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता था। लेकिन अब वो इस पूरे शो को बर्बाद करने की सोच रहा था, बिना ये समझे कि अगर शो खत्म हो गया तो उसे भी पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसे इस क्रैपी शो की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी सक्सेस हासिल कर सकता है। लेकिन अचानक उसकी सोच का सिलसिला टूट गया क्योंकि उसका फ़ोन बज उठा। जैसे ही उसने कॉल उठाया, वो बहुत गुस्से में था, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते ही वो शॉक में आ गया। कॉल सिंह एंटरटेनमेंट से आया था। सीन शिफ्ट होती है कुछ दिनों बाद। अब हम फिर से स्टूडियो में आ चुके थे जहाँ डायरेक्टर अपने रूम में र्यूक की माँ, मैनेजर और यंग के साथ एक स्पेशल प्रोडक्शन मीटिंग के लिए मौजूद था। डायरेक्टर ने सभी को इतनी जल्दी बुलाने के लिए धन्यवाद दिया और भले ही यंग का स्केड्यूल बहुत बिजी था, फिर भी वो यहाँ आया जो कि बहुत प्रोफेशनल था। र्यूक की फैमिली भी अब डायरेक्टर के लिए फैमिली जैसी बन गई थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी बात के लिए मना नहीं किया। मीटिंग शुरू होने से पहले डायरेक्टर ने एक एनवलप सभी को दिया और बताया कि ये उनका परफॉर्मेंस बोनस है। र्यूक ये सुनकर बहुत खुश हो गया, लेकिन उसकी माँ हैरान थी कि इतनी जल्दी उन्हें एक और बोनस क्यों मिल रहा था। डायरेक्टर ने समझाया कि पिछले हफ्ते उनकी व्यूअरशिप रेटिंग 30% से ऊपर चली गई थी और हायर अप्स अब र्यूक को बहुत पसंद कर रहे थे, क्योंकि अब शो के फाइनल शूट में ज़्यादा एपिसोड्स नहीं बचे थे। हायर अप्स ने सोचा कि सभी को मोटिवेशन के तौर पर बोनस देना चाहिए ताकि सभी अच्छे से काम करें। र्यूक को अभी पैसे की समझ नहीं थी, लेकिन वो पेजेस काउंट कर रहा था और उसे बस इतना पता था कि ये बहुत ज़्यादा है। अब डायरेक्टर अपने मेन टॉपिक पर आने वाला था, क्रिसमस स्पेशल एपिसोड की प्रोडक्शन। क्योंकि अब क्रिसमस बहुत करीब था, हायर अप्स ने 1 घंटे पौने आधे घंटे का स्पेशल की रिक्वेस्ट की थी, जिसमें एक फैमिली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा। अब क्योंकि र्यूक इन दिनों चलने और दौड़ने में और भी अच्छा हो गया था, तो क्रिसमस स्पेशल में उसका परफॉर्मेंस पॉसिबल था। ये सुनकर र्यूक खड़ा हो गया। उसने सोचा कि वो रोज़ाना मेहनत कर रहा है, बिना रुके वॉक और रन प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो और भी बेहतर बन सके। डायरेक्टर को लगा कि आइडल ग्रुप मेंबर्स और र्यूक को क्रिसमस थीम के आउटफिट्स में ड्रेसअप कर एक क्रिसमस पार्टी और डांस करवाना एक अच्छा आइडिया रहेगा। र्यूक की माँ अपने बेटे को फेमस आइडल्स के साथ इमेजिन करने लगी। उन्हें अब इस एपिसोड के आने का इंतज़ार नहीं हो रहा था। र्यूक को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। डायरेक्टर अब मीटिंग के डिटेल्स डिस्कस करने ही वाला था कि असिस्टेंट डायरेक्टर अचानक अंदर आ गया। उसका फेस पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने आते ही पूरे माहौल को बिगाड़ दिया और सभी को बताया कि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा है जिसमें र्यूक के परिवार के बारे में लिखा गया है। उस आर्टिकल में कहा गया है कि र्यूक का परिवार सिर्फ पैसे का लालची है और वो बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा काम करवा रहे हैं। डायरेक्टर अब मीटिंग के डिटेल्स डिस्कस करने ही वाला था कि असिस्टेंट डायरेक्टर अचानक अंदर आ गया। उसका फेस पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने आते ही पूरे माहौल को बिगाड़ दिया और सभी को बताया कि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा है जिसमें र्यूक के परिवार के बारे में लिखा गया है। उस आर्टिकल में कहा गया है कि र्यूक का परिवार सिर्फ पैसे का लालची है और वो बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा काम करवा रहे हैं। जैसे ही सीन बदलता है, हमें 2 न्यूज़ रिपोर्टर्स दिखते हैं जो अनाउंस कर रहे होते हैं कि उन्होंने इस हफ्ते की सबसे हॉट न्यूज़ फिर से कवर कर ली है। और पहली न्यूज़ एक बड़ा टॉपिक था, क्योंकि ये जस्ट बेबी शो के बारे में थी जिसमें र्यूक एक चाइल्ड एक्टर था। लेकिन अब
उसकी फैमिली एक बड़े कंट्रोवर्सी में फंस चुकी थी, क्योंकि एक सीरियस आर्टिकल सामने आया था जिसमें लिखा था कि रियूक के पेरेंट्स ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। ये रिपोर्ट बिना किसी सबूत के और काफ़ी गैर जिम्मेदाराना थी, लेकिन फिर भी पब्लिक रियूक और उसकी हेल्थ को लेकर काफ़ी टेंशन में थी। डायरेक्टर ने तुरंत टीवी ऑफ कर दिया। उसे समझ आ गया कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि रियूक की माँ लगभग रोने ही वाली थी। सोच रही थी कि उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया। डायरेक्टर ने उसे समझाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ जलने वाले लोग हैं जो इस सक्सेसफुल शो को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में काफ़ी कॉमन है। किम ने अपनी बहन को भरोसा दिलाया कि वो इस आर्टिकल की पूरी सच्चाई पता लगाएगी और सोर्सेज ढूंढेगी। लेकिन तभी र्यूक ने अपनी टूटी फूटी आवाज़ में माँ को कहा कि टेंशन मत लो, और वो सुनने में बहुत क्यूट लग रहा था। जैसे ही वो छोटा सा लड़का खड़ा हुआ, दोनों किम और उसकी माँ को थोड़ी राहत महसूस हुई। र्यूक ने डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहा कि ये मामला फिक्स करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डायरेक्टर को अचानक कुछ एहसास हुआ, लेकिन उसके पिता को लगा कि उसका बेटा डायरेक्टर से बहुत रूड बिहेव कर रहा है, जबकि वो खुद अपने हाथों में उस छोटे से बच्चे को पकड़े हुए था। र्यूक को इंडस्ट्री की समझ थी और उसे पता था कि ये नेगेटिव मीडिया बैटल्स असल में सिर्फ पावर स्ट्रगल्स होते हैं, और जो भी लोग इस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं उनके पीछे का मकसद जल्दी ही पता लगाना पड़ेगा, ताकि समझ सकें कि वो इस शो को टारगेट करके क्या हासिल करना चाहते हैं। डायरेक्टर, जिसे इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों से अच्छे कनेक्शंस थे, जानता था कि अगर उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो मामला और बिगड़ सकता है। और अब तो उसे खुद भी यकीन हो गया कि ये छोटा सा बच्चा सही कह रहा था, और उसे सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। डायरेक्टर समझ चुका था कि जब ये सब कुछ शो की वजह से हुआ है, तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और उसी की बनती है। ये देखकर र्योक को भी थोड़ी राहत मिली कि डायरेक्टर भी समझदार निकला और ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था। डायरेक्टर को अंदाज़ा था कि कुछ रिपोर्टर्स आसपास चक्कर काट रहे होंगे, और ये सिचुएशन चाहे जितनी भी अनकंफर्टेबल हो, रियूक की फैमिली को अभी घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। और अगर ये मामला जल्दी नहीं सुलझा तो उनके लिए शूटिंग सेट पर जाना भी रिस्की हो सकता है। लेकिन रियूक की माँ परेशान थी कि उनके बच्चे का क्या होगा। तभी एक कूल और समझदार मैनेजर लेडी सामने आई और अपनी बहन से कहा कि रियो का ध्यान रखने की जिम्मेदारी वो लेगी। ये सुनकर रियो की माँ के लिए वो किसी लाइफ सेवर से कम नहीं लगी। इसके बाद उसने डायरेक्टर के साथ रियो की रूटीन डिस्कस करनी शुरू कर दी, और माँ के लिए ये पल काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि वो अपने बच्चे को हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती थी। डायरेक्टर ने फैमिली के सामने झुककर कहा कि वो इस सिचुएशन को जल्द से जल्द हैंडल करेगा, इसलिए उन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सीन बदलता है, रात हो चुकी थी और डायरेक्टर अपने घर से बाहर आते हुए असिस्टेंट को बुलाता है। वो अब भी उस आर्टिकल के बारे में सोच रहा था। उसे याद आया कि उस आर्टिकल में लिखा था कि ये न्यूज़ किसी रिलायबल इनसाइडर से मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक र्यूक के पेरेंट्स हर दिन एंटरटेनमेंट शो में पहुंचते थे और हर चीज़ में दखलंदाजी करते थे। डायरेक्टर को ये बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि इस तरह की इनसाइड इन्फॉर्मेशन सिर्फ तभी बाहर आ सकती थी जब अंदर का कोई आदमी इसमें शामिल हो। तभी उसने असिस्टेंट डायरेक्टर से सीधा पूछ लिया कि क्या ये उसी की हरकत है, क्योंकि पहले भी उसने रिश्वत लेकर ऐसा कुछ किया था। इस बात पर असिस्टेंट डायरेक्टर पूरी तरह से घबरा गए और तुरंत बोली कि ऐसा करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसने ये भी याद दिलाया कि पिछली बार जब डायरेक्टर को इस बारे में पता चला था तब वो उसे लगभग निकाल ही चुका था, और तभी उसने डिसाइड किया था कि अब से वो ऐसी गलत चीज़ों से दूर रहेगी और एक अच्छी लड़की बनेगी। ये सुनकर डायरेक्टर को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने असिस्टेंट पर भरोसा किया। अब सवाल ये था कि अगर वो नहीं, तो फिर असली गद्दार कौन था? ये क्रिसमस ईव थी और बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी। हर कोई सड़कों पर सर्दियों के कपड़े पहनकर घूम रहा था और क्रिसमस सेलिब्रेट करने की तैयारी में था। उनके लिए एक सफ़ेद क्रिसमस ईव बहुत खास थी। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक अजीब नकाबपोश और हुडी पहना हुआ शख्स सड़कों पर घूम रहा था, जिसकी गोद में एक कंबलों से ढका हुआ पालना था। सड़क पर चलते एक कपल ने उस संदिग्ध आदमी को नोटिस किया। वे सोच रहे थे कि कोई रात में सनग्लासेस क्यों पहनेगा, और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, फिर वो खुद को इतनी कसकर क्यों लपेटे हुए था।
लेकिन तभी पालने से बच्चे की आवाज़ गूंज उठी और वो आदमी उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। सभी लोग ये सोचने लगे कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि रयुक की माँ थी, जो कुछ देर के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि घर में रहना उनके लिए अब बहुत घुटन भरा हो गया था। उनकी कंडीशन और भी मुश्किल होती जा रही थी। उन्होंने डायरेक्टर से घर में रहने का वादा किया था, लेकिन अब और सहन करना मुश्किल था। वे बेचैन महसूस कर रही थीं। मगर इस सबके बीच रयुक को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि उसे इस पैक्ट पालने में बैठना पड़ रहा था। रयुक की माँ बस अपने पति से मिलने और काम के बाद उसे सरप्राइज करने के लिए बाहर आई थी। उन्हें लगा कि ये एक इमोशनल मोमेंट होगा, लेकिन रयुक के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। माँ को भी एहसास था कि उनका बेटा भी टहलना चाहता है, लेकिन अगर लोग उसे देख लेते तो हालात और ख़राब हो सकते थे। इसलिए उन्होंने रयुक को समझाया कि उसे थोड़ा और सब्र करना होगा। लेकिन रयुक इस बात से परेशान था कि इतनी बड़ी उम्र में भी उसे एक छोटे से स्टॉलर में बैठाया जा रहा था। ये उसके लिए बहुत शर्मनाक था। उसे इसकी कोई वजह समझ नहीं आई, लेकिन वो बस खुद चलना चाहता था और थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहता था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक रयुक की माँ ने सुना कि वही कपल जस्ट बेबी शो के बारे में बात कर रहा था, जिसका क्रिसमस स्पेशल एपिसोड अभी अभी टेलीकास्ट हुआ था। उस एपिसोड में यंग एक सांता के कॉस्ट्यूम में था, जिसमें वो कूल एंड क्यूट दोनों लग रहा था। वहीं रयुक को रेंडियर की ड्रेस पहनाई गई थी, जिसमें वो हमेशा की तरह बहुत प्यारा लग रहा था। रयुक की तारीफ सुनकर वो अंदर ही अंदर ब्लश कर रहा था, क्योंकि उस लेडी ने उसे बहुत क्यूट कह दिया था। वो कपल हर हफ्ते ये शो देखने के लिए एक्साइटेड रहता था, लेकिन अब उन्हें इस बात का अफसोस था कि ये शो जल्द ही खत्म होने वाला था। लेकिन तभी माहौल बदल गया। उन्होंने उस आर्टिकल के बारे में बात करनी शुरू कर दी, जिसमें इस बार और भी डिटेल्स शामिल थीं। रिपोर्ट में लिखा था कि रयुक के पेरेंट्स लालची हैं और रयुक खुद भी पैसों के लिए चालाकी से एक्टिंग कर रहा है। हालांकि सबको पता था कि इतना छोटा बच्चा इतनी प्लानिंग से नहीं सोच सकता, लेकिन फिर भी यह आर्टिकल पूरे इंटरनेट पर फैल चुका था और लोगों के मन में शंका पैदा कर रहा था। रयुक को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि ये लोग उसकी बेहतरीन डायरेक्शन और एक्टिंग स्किल्स को कम आंक रहे हैं। लेकिन तभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई और उसने देखा कि उसकी माँ अब भी सड़क पार नहीं कर रही थी। इससे पहले कि वह अपने पति तक पहुंचती, रयुक के पिता दौड़ते हुए आए और पूछा कि क्या वो सच में उनसे मिलने के लिए इतनी दूर आई है। उन्होंने पहले ही पत्नी से कहा था कि इतनी ठंड में बाहर मत निकलो, लेकिन फिर भी वे उनके इस प्यार भरे जेस्चर से खुश थे। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सनग्लासेस के पीछे छुपकर चुपचाप रो रही थी। वो तुरंत समझ गए कि जैसे जैसे पब्लिक इन झूठे आर्टिकल्स पर यकीन करने लगी है, इसका असर उनकी पत्नी पर पड़ रहा है। वह अब और झेल नहीं पा रही थी। रयुक को भी लगा कि अब कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगले दिन हम स्टूडियो के अंदर देखते हैं, जहां रयुक के पिता गुस्से में डायरेक्टर को सब कुछ बता रहे थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक पति और पिता के तौर पर उनका फर्ज है कि वे अपनी पत्नी और बेटे को प्रोटेक्ट करें। डायरेक्टर ने तुरंत माफ़ी मांगी और उन्हें समझाने लगा कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ने पहले ही रिपोर्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन रयुक की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग उसके बारे में बातें करना बंद नहीं कर सकते। लेकिन पिता को यह समझ में आ गया कि अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। डायरेक्टर ने एक सॉल्यूशन सुझाया। अगर कपल तैयार हो तो उन्हें एक लाइव इंटरव्यू देना चाहिए। ऑडियंस के सामने खुद अपनी सच्चाई रखनी होगी, ताकि सभी अफवाहें खत्म हो जाएं। ये सुनकर रयुक के माता पिता दोनों हैरान रह गए। उन्होंने कभी कैमरे का सामना नहीं किया था। वे मीडिया के सामने आने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन क्या उनके पास कोई और चॉइस थी? जैसे ही सीन बदलता है, समय बीतता है और अब 31 दिसंबर आ चुका था। उसी समय उस आइडल ग्रुप का एक और कमर्शियल स्क्रीन पर आया। वे पूरे साल मिले सपोर्ट के लिए सभी का शुक्रिया अदा कर रहे थे और उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उनका यह क्यूट शो इतनी जल्दी इतना पॉपुलर हो गया। साल भी देखते ही देखते खत्म होने वाला था। वे बस अपने बेस्ट मोमेंट्स को कंपाइल करके एक ईयर एंड कंपाइलेशन एपिसोड रिलीज करने वाले थे। वहीं दर्शकों को न्यू ईयर स्पेशल और एंड एपिसोड के लिए 7 जनवरी तक इंतज़ार करना था।
असिस्टेंट डायरेक्टर यह सब सुन रहा था और इस बात से खुश था कि कंपाइलेशन एपिसोड की ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसी दौरान रियुक की माँ और पिता भी स्टूडियो में मौजूद थे। वे वहाँ एक लाइव इंटरव्यू करना चाहते थे ताकि मीडिया का ज़्यादा ध्यान उन पर न जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि क्या वे भी जल्द ही शुरू करना चाहेंगे। चूंकि यह सिर्फ एक प्राइवेट लाइव इंटरव्यू था, असिस्टेंट ने कपल का हौसला बढ़ाया और कहा कि उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है। आखिर कंट्रोवर्सीज को क्लियर करने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। और चूंकि यह सब प्राइवेटली शूट हो रहा था, उन्हें ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्टर भी उनके साथ रहेगा तो बस उन्हें आराम से बात करनी थी। हालांकि महिला थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जब उसने अपने पति का चेहरा देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह कितना मेहनत कर रहा है। लेकिन तभी आदमी ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और कहा कि भले ही उसका डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था और वह पहले से ही काफ़ी संघर्ष कर रही थी, फिर भी वह चीज़ों को और कठिन बना रहा था। लेकिन महिला ने उसे शांत किया और कहा कि यह सब उनके बच्चे के लिए है और वह भी यह करना चाहती थी। सच कहें तो उसे यह देखकर अच्छा लगा कि उसका पति एक पिता के रूप में जिम्मेदारी ले रहा था, जो वाकई काबिल तारीफ था। कपल ने एक बार फिर एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन तभी किम वहाँ आ गई और उसके साथ था एक बेहद प्यारा और एडोरेबल दिखने वाला रुक, जो एक क्यूट बियर आउटफिट में था। किम ने कपल से पूछा कि क्या वे तैयार हैं। जब उसे इंटरव्यू के बारे में पता चला तो वह हैरान तो हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह सही कदम है। रियुक भी यही सोच रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि उसके नए माता पिता सिर्फ साधारण और डरे सहमे लोग हैं, जो बस किसी तरह जी रहे थे। लेकिन अचानक उसके पिता ने यह बड़ा कदम उठा लिया, एक लाइव इंटरव्यू। ये इतना बुरा विचार नहीं था, लेकिन फिर भी रियुक सोचने लगा कि अचानक उसके पिता इतने बोल्ड कैसे हो गए। लेकिन उसकी सोचने की लहर अचानक रुक गई जब उसकी माँ ने उसे गोद में उठा लिया और कहा कि वह कितना सुंदर और प्यारा लग रहा था। तभी महिला ने कुछ ऐसा कहा जिससे रयुक का दिमाग एकदम साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि उसके माता पिता बस यही चाहते थे कि रयुक उन पर भरोसा करे, क्योंकि वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि सारी बुरी अफवाहें खत्म हो जाएं। ये समझते ही बच्चा रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता सब कुछ उसी के लिए कर रहे थे, भले ही उन्हें लोगों के सामने बोलने में डर लगता हो। फिर भी वे यह सब सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहे थे, ताकि उसका नाम उन गलत अफवाहों से साफ हो सके। रयुक ने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। किम और असिस्टेंट डायरेक्टर को यह नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन अचानक असिस्टेंट डायरेक्टर ने दरवाज़ा खोला और उसे लगा कि बाहर डायरेक्टर खड़ा होगा, लेकिन वहाँ तो एक बहुत बड़ा झुंड था जो उसकी ओर बढ़ रहा था। सीन बदलता है और अब हम यंग और एक महिला को भागते हुए देखते हैं। इस दौरान उस आइडल ग्रुप के लीडर को जैसे ही लाइव इंटरव्यू की खबर मिली, वह चौंक गया। उसने असिस्टेंट से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। महिला ने समझाया कि वे सिर्फ गलत अफवाहों को खत्म करना चाहते थे और इसे शांति से करने का प्लान था। लेकिन पता नहीं कैसे रिपोर्टर्स को इसकी खबर मिल गई और वे झुंड बनाकर वहां आ पहुंचे, जबकि उन्होंने लोकेशन तक पब्लिक नहीं की थी। यंग को तुरंत समझ आ गया कि उनके बीच ही कोई था जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। ये बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि अब डायरेक्टर भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। किसी तरह यंग भीड़ को चीरते हुए अंदर पहुंचा और उसने डायरेक्टर से कहा कि उन्हें तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट रोक देना चाहिए, क्योंकि वह खुद एक आइडल होने के नाते इस भीड़ की ताकत को जानता था। अगर उसके लिए यह ओवरवेलमिंग था, तो रयुक के माता पिता के लिए तो यह संभालना नामुमकिन था। लेकिन दिक्कत यह थी कि इंटरव्यू पहले ही शुरू हो चुका था। डायरेक्टर चाहकर भी इसे नहीं रोक सकता था। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन अब ये मामला पूरी तरह से रयुक के माता पिता पर निर्भर था। रिपोर्टर्स बिना रुके सवाल दाग रहे थे, वह भी तब जब इंटरव्यू अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। वे पूछ रहे थे कि आखिर इस इंटरव्यू का फैसला लेने के पीछे की असली वजह क्या थी। क्या अफवाहें वाकई में सच थीं? रयुक की माँ अब बहुत ज्यादा घबरा गई थी। रिपोर्टर्स का यह उग्र व्यवहार उसे डरा रहा था। वहीं उसके पति ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने रिपोर्टर्स से कहा कि वे कृपया चिल्लाना बंद करें,
क्योंकि उसकी पत्नी अब अपने प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज में थी। उन्हें कम से कम कुछ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और इतना हंगामा ना करना चाहिए। कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे, जिससे स्थिति और भी ज़्यादा तनावपूर्ण होती जा रही थी। आदमी ने कहा कि अगर रिपोर्टर्स थोड़ा शांत होकर बात करेंगे तो कपल अपनी पूरी कोशिश करेगा कि हर सवाल का जवाब दे सके। लेकिन रिपोर्टर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। वे बार बार पूछ रहे थे कि आखिर ये पूरा मामला इतना बड़ा क्यों हो गया है। आदमी ने लाइव इंटरव्यू शुरू किया और सभी को बताया कि उनके परिवार को लेकर कई झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। उसने समझाया कि यह सच है कि उसकी पत्नी और वह दोनों अनाथालय में पले बड़े थे। जब वे अनाथालय से बाहर निकले तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत करके अपनी एक खुशहाल फैमिली बनाई और इस पर उन्हें गर्व है। फिर रयुक उनकी ज़िंदगी में आया और उसकी टैलेंट को उनके एक दयालु पड़ोसी ने पहचाना। इसी तरह वे इस रियलिटी शो तक पहुंचे और आखिर में रयुक के पिता बस इतना कहना चाहते थे कि वे ऐसे माता पिता नहीं हैं जो अपने बच्चे को सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मीडिया को बिना वजह उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाली अफवाहें फैलाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन एक जिद्दी रिपोर्टर मानने को तैयार नहीं था। उसने सीधे पूछ लिया कि अब तक रयुक के जरिए उन्होंने कितना पैसा कमाया है। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि अगर वे सच बोल रहे हैं तो उन्हें अपने बैंक स्टेटमेंट सबके सामने दिखाने चाहिए। रिपोर्टर का कहना था कि उन्हें इस बात का सबूत देना होगा। रयुक इन फालतू सवालों से बहुत चिढ़ गया। उसे पता था कि ये रिपोर्टर जानबूझकर उसके पेरेंट्स को मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे मीडिया के सामने नए थे और इनसे कोई भी मसालेदार स्टोरी बना सकते थे। लेकिन ये बात हमारे बेबी बॉस को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने झट से किम की गोद से छलांग लगाई और गुस्से में सबको चुप रहने के लिए कहा। उसने डांटते हुए कहा कि कोई उसकी मम्मी और डैडी को परेशान नहीं करेगा। रयुक इतना गुस्से में था कि उसकी नन्ही सी आवाज में भी एक गंभीर चेतावनी थी। अंदर से वो एक एडल्ट आदमी था जो रिपोर्टर्स को तुरंत रोकना चाहता था, लेकिन अपनी छोटी जुबान से पूरी बात नहीं कह सका। इसलिए वह बस अपनी मम्मी और डैडी के पास खड़ा रहा। दूसरी ओर यंग भीड़ से बाहर निकलने में सफल हो गया और डायरेक्टर को बताया कि इंटरव्यू आखिरकार खत्म हो गया है और अब उन्हें लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर देना चाहिए। वहीं रयुक अपने पिता की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वे ठीक हैं। उसके डैडी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और माफ़ी मांगी कि वे अच्छे से बोल नहीं पाए। लेकिन रयुक को कोई शिकायत नहीं थी। उसने सोचा कि यह उसके डैडी की पहली बार थी तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है, और सच कहे तो आज पहली बार उसके डैडी उसे वाकई में बहुत कूल लगे। लेकिन तभी रयुक ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और सोचने लगा कि वे क्या कर रही है, और अगले ही पल जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ का चेहरा दर्द से बिगड़ रहा है, उसके होश उड़ गए। मम्मी ने कांपती आवाज में अपने पति से कहा कि उन्हें अभी अस्पताल जाना होगा क्योंकि अब लेबर पेन शुरू हो गया था। ये सुनकर रयुक और उसके डैडी दोनों चौंक गए। अब क्या किया जाए? एम्बुलेंस फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, जबकि रियो और उसके डैड लगातार लेडी को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एक वर्कर माँ से कह रहा था कि वे गहरी सांस ले। रयुक के डैड की आंखों में आंसू थे और वे अपनी पत्नी से बस इतना कह रहे थे कि थोड़ा और सह लो, बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। रयुक खुद भी बहुत टेंशन में था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वह चिंता न करे। लेकिन रयुक साफ देख सकता था कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, और वो यह देखकर और ज़्यादा परेशान हो रहा था कि उनकी माँ फिर भी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। अंदर से एक एडल्ट इंसान होने के बावजूद रयुक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे शादी, प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना उसकी पिछली ज़िंदगी में, ना इस नई ज़िंदगी में। रयुक झुंझलाहट में अपना सिर खुजाने लगा, सोचते हुए कि वह कैसे मदद कर सकता है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भी नहीं कर सकता तो उसने बस यही चाहा कि उसकी माँ स्ट्रांग बनी रहे। इस बीच एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। सीन बदलता है और अब हम डिलीवरी के बाद देखते हैं कि डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों हैरान थे। उनके सामने एक बेहद प्यारा बच्चा था, जिसे कोई और नहीं बल्कि खुद रयुक, जो अभी सिर्फ 2 साल का था, अपने हाथों में पकड़कर बैठा था, और उसके चेहरे पर पहले से ही बड़े भाई वाला एटीट्यूड था। जबकि दोनों डायरेक्टर शॉक में थे और पेरेंट्स खुशी से मुस्कुरा रहे थे, असिस्टेंट डायरेक्टर को एहसास हुआ कि रयुक की माँ ने कितना कुछ सहा है।
उन्होंने पूछा कि वह अब कैसी महसूस कर रही है, लेकिन लेडी ने हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वह पूरी तरह ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर को यह उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा भी रयुक की तरह ही खूबसूरत होगा, लेकिन यह नया बेबी, जिसका नाम मिन रखा गया था, दिखने में किसी से कम नहीं था। डायरेक्टर ने सोचा कि शायद यह इसलिए था क्योंकि उसके पेरेंट्स भी बेहद अच्छे दिखते थे। खास तौर पर बच्चे के गोल मटोल गाल तो बहुत ही क्यूट थे, लेकिन जैसे ही असिस्टेंट डायरेक्टर ने प्यार से उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया, रयुक ने झटके से उनका हाथ हटा दिया और अपनी टूटी फूटी भाषा में गुस्से से कहा कि बिना हाथ धोए कोई भी नवजात शिशु को नहीं छू सकता। रयुक के एक्सप्रेशन देखकर असिस्टेंट डायरेक्टर समझ गए कि वह अब सच में बड़े भाई की तरह बिहेव कर रहा था। रयुक को अपनी पिछली जिंदगी के सिबलिंग्स की याद आ गई, जो उसके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थे। उनमें से एक तो सीधा बदतमीज था और दूसरा तो पूरी तरह अनुशासनहीन। इसलिए इस नई जिंदगी में वह अपने छोटे भाई को ठीक से ट्रेन करेगा। रयुक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई जैसे ही उसने अपने छोटे भाई को देखा। वह मन ही मन सोचने लगा कि इस बार वह अपने छोटे भाई को शुरू से ही अच्छे से बड़ा करेगा। लेकिन तभी डायरेक्टर ने रयुक के पेरेंट्स से पूछा कि क्या वे मिन और रियो की कुछ तस्वीरें ले सकते हैं अगर उन्हें कोई दिक्कत ना हो तो। क्योंकि जैसे ही लाइव ब्रॉडकास्ट अचानक बंद हो गया था, दर्शकों में खलबली मच गई थी। सभी लोग जानना चाहते थे कि रयुक की माँ अब कैसी हैं और क्या सब कुछ ठीक है। इसलिए डायरेक्टर ने प्राइवेट फॉलोअप रिपोर्ट करने का फैसला किया था, क्योंकि रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे। दर्शकों को यह जानकर राहत मिली थी कि रयुक को अब एक छोटा भाई मिल गया है और वे पूरे परिवार को बता दे रहे थे। डायरेक्टर ने असिस्टेंट डायरेक्टर को शानदार तस्वीरें लेने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन तभी रयुक के डैड ने पूछा कि उनके अचानक वहां से चले जाने के बाद क्या हुआ था। डायरेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि अब उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ लगभग सुलझ चुका है। सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक पेजर ज़मीन पर गिरता है। यंग और सीन माइकल से सफाई देने को कहते हैं, क्योंकि वह पेजर माइकल का ही था। माइकल सोचने लगा कि बाकी मेंबर्स को इसके बारे में कब पता चला। यंग और युन ने उसे बताया कि हाल ही में सेट पर अजीब चीज़ें हो रही थीं। सेट के स्टाफ को ही पता होने वाली बातें लीक हो रही थी और इंटरव्यूज़ जिनके बारे में स्टाफ को भी नहीं पता था, वह तक मीडिया में आ रहे थे। रिपोर्टर्स को सारी इन्फॉर्मेशन किसी न किसी तरह मिल रही थी। माइकल ने चिढ़कर जीभ दबाई, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और मासूम बनते हुए पूछने लगा कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यंग ने कहा कि माइकल का बिहेवियर काफ़ी सस्पिशियस हो गया था। वह अचानक शूट के बीच में गायब हो जाता था, इसलिए उन्होंने लुकास को माइकल पर नज़र रखने के लिए कहा। तब जाकर उन्हें पता चला कि माइकल शिनसंग, जो कि सिनसांग एंटरटेनमेंट का सीईओ था, उसके साथ किसी तरह के म्यूचुअल रिलेशन में था। माइकल को समझ आ गया कि वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। उधर मैनेजर किम को भी पहले से ही सिनसांग एंटरटेनमेंट के सीईओ पर शक था। जो रिपोर्टर्स बदनाम करने वाले आर्टिकल लिख रहे थे, वे भी उसी एंटरटेनमेंट कंपनी से जुड़े हुए थे। और तो और माइकल के पेजर के वॉइसमेल पर छोड़े गए नंबर भी सिनसांग एंटरटेनमेंट से ही थे। यंग गुस्से से भड़क उठा कि माइकल एक ठग की मदद कर रहा था, जो एक छोटे बच्चे के पूरे परिवार को टॉर्चर कर रहा था। उसे यह जानना था कि आखिर माइकल के दिमाग में क्या चल रहा था। अब यंग पूरी तरह से गुस्से में था और उसने तय कर लिया कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी माइकल और सीईओ दोनों को लेनी होगी। अचानक अखबारों में बड़े पैमाने पर खबरें छपने लगीं, लेकिन इस बार पेपर्स में श्यूक फैमिली की जगह खुद एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ था। वह जितनी सिक्योरिटी ले सकता था उसने ली, लेकिन फिर भी उसे मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ रहा था। रिपोर्टर्स ये जानना चाहते थे कि क्या उसने ही इन फेक आर्टिकल्स को पब्लिश करवाया था। उसने रिपोर्टर्स को झूठे आरोप लगाने के निर्देश क्यों दिए और क्यों उसने उस परिवार को लालची बताने की कोशिश की। इतना ही नहीं, रिपोर्टर्स को यह भी पता चला कि सीईओ अपने ही टैलेंट्स को धमकाता था। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी चिढ़ गया और बार बार यह कहता रहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन रिपोर्टर्स भी अपनी जिद पर अड़े थे और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है।
रयुक के डैड को जब ये पता चला कि एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ और माइकल इस पूरे ड्रामे में मिले हुए थे, तो वह शॉक्ड रह गए। यहाँ तक कि डायरेक्टर को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि माइकल को आखिर टीम से क्या परेशानी थी। लेकिन बाद में उसने तय किया कि यंग खुद माइकल को लेकर आएगा और उसे सबके सामने माफ़ी मंगवाएगा, और माफ़ी के तौर पर एंटरटेनमेंट कंपनी हॉस्पिटल के बिल्स कवर करेगी और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी इसमें योगदान देगा। डायरेक्टर गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींचे बैठा था और उसने कहा कि रयुक के डैड को बिल्कुल भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो भी चीज़ चाहिए वह ब्रॉडकास्ट स्टेशन से बिना हिचकिचाहट मांग सकते हैं। माइकल को सख्त सज़ा दी जाएगी और उसे ठीक से अनुशासित किया जाएगा। लेकिन रयुक के डैड ने बस डायरेक्टर को उस शानदार प्राइवेट रूम के लिए धन्यवाद दिया जहां पूरा परिवार आराम से रह सकता था। इसकी वजह से रयुक की माँ अब बहुत तेज़ी से रिकवर कर रही थी, और जहां तक उन झूठी अफवाहों की बात थी, बस वे सब शांत हो जाएं, यही उनके लिए काफ़ी था। डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि उनके दिल छू लेने वाले इंटरव्यू की वजह से ऑडियंस को अब समझ आ चुका था कि वे गलत थे। उन्होंने पूरे परिवार को गलत समझ लिया था क्योंकि उन्हें बुरी ताकतों ने धोखा दिया था। अब वही लोग पूरे दिल से उनका समर्थन कर रहे थे। डायरेक्टर और मैनेजर ने यह तय किया कि वे माइकल और उन सभी रिपोर्टर्स की फैलाई हुई गंदगी को पूरी तरह साफ करेंगे। किम को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसने कई रिपोर्टर्स के खिलाफ केस कर दिए थे जो झूठी खबरें फैला रहे थे। यह उन बदतमीज रिपोर्टर्स को सबक सिखाने के लिए काफ़ी था। इस पूरे मामले के बाद टीम ने यह फैसला किया कि वे शो से 2 महीने का ब्रेक लेंगे क्योंकि रयुक की माँ को अब पोस्ट बर्थ केयर की ज़रूरत थी। रयुक के डैड ने सोचा कि क्या इतने लंबे समय का ब्रेक लेना सही होगा, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके पास पहले से ही प्री रिकॉर्डेड फुटेज मौजूद है, इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब वे आराम से अपने परिवार के साथ समय बिता सकते थे। इस दौरान रयुक अपने छोटे भाई की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था। दर्शक भी पूरे जोश में थे क्योंकि वे बेसब्री से उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। सीन बदलता है और अब हम स्प्रिंग सीजन में पहुंच चुके हैं। चारों तरफ चेरी ब्लॉसम्स की खूबसूरती फैली हुई थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ ये थी कि नेशन का बेबी रयुक एक बार फिर अपने शो को शुरू कर रहा था। हम देखते हैं कि वह एक्ट्रेस जिसने पहले रयुक के साथ एक कमर्शियल किया था, अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के वाइस चेयरमैन के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही थी, जबकि वे टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। टीवी सामने देखते हुए एक्ट्रेस वाइस प्रेसिडेंट से चिपक कर बैठी थी और उनसे पूछ रही थी कि वो क्या देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाते, एक्ट्रेस की नज़र पहले ही स्क्रीन पर रयुक पर पड़ गई और हमेशा की तरह उसे एडोरेबल लगा। आदमी शॉक्ड रह गया, ये सोचते हुए कि क्या इस लड़की ने पहले भी इस बच्चे को देखा था। लेकिन एक्ट्रेस को यकीन नहीं हो रहा था कि वाइस चेयरमैन की इतनी शॉर्ट मेमोरी कैसे हो सकती है, क्योंकि उन्होंने वॉशिंग मशीन कमर्शियल शूट के दौरान उससे मुलाकात की थी। आदमी कुछ सोचने लगा और प्रिंसेस भी सोच रही थी कि इस क्रूशियल टाइम पर और क्या सोचा जा सकता है जब उसे सिर्फ उसी के बारे में सोचना चाहिए। आदमी ने समझाया कि रियो कुछ अजीब तरह से इंट्रीगिंग लग रहा था। इस पर लड़की ने कहा कि शायद इसकी वजह यह है कि वो चाइल्ड एक्टर एक जीनियस है और एक बेहतरीन एक्टर बनने के लिए क्वालिफाई करता है। लड़की ने यह भी जोड़ा कि रयुक ऐसा बच्चा है जो कुछ भी बन सकता है। ये सुनकर आदमी हैरान रह गया क्योंकि उसके लिए रयुक सिर्फ एक चाइल्ड एक्टर था जो बस अभी थोड़ा अटेंशन पा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था। लड़की ने बताया कि भले ही उसे पॉपुलैरिटी वाइस चेयरमैन की वजह से मिली हो, क्योंकि उन्होंने उसे अलग अलग रोल्स में पुश किया, लेकिन फिर भी उसकी रियल टैलेंट को पहचानने की नज़र बहुत अच्छी थी। इसके अलावा इस बार सिनुंग एंटरटेनमेंट कंपनी ने रयुक का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह फेल हो रहे हैं क्योंकि कंपनी डिक्लाइन में है और उनका सीईओ अब मल्टीपल केसेस और लॉसूट्स में फंसा हुआ है। हमेशा की तरह उन्होंने रूकी चाइल्ड एक्टर को अंडरपे करने की कोशिश की और अब उनके लिए सब कुछ एक मैस बन गया है। वाइस चेयरमैन को पता था कि लड़की भी इस कंपनी से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही थी और छोड़ रही थी क्योंकि टर्म्स बहुत स्टिंगी थे। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए ये उसके लिए अच्छा ही हो रहा था। आदमी जानना चाहता था कि लड़की कंपनी छोड़ने के बाद कहाँ जाएगी और क्या उसके पास कोई कंपनी पहले से तय थी। लड़की ने बताया कि उसके पास कुछ नया करने का एक इंटरेस्टिंग आइडिया था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और देखेगी कि कैसे जाता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं था। लड़की ने कहा कि अगर आदमी इंटरेस्टेड हो तो रयुक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे, ये कोई बुरा आइडिया नहीं होगा।
आदमी ने इस प्रपोजल पर सोचा और उसे लगा कि ये इतना भी बुरा ऑप्शन नहीं था। सीन शिफ्ट होता है रियूक के घर, जहां मील टाइम चल रहा था। लंच मेन्यू में आज सीवीड सूप था, जो रियूक को हेल्दी नॉरिशमेंट के लिए दिया गया था। इस दौरान मिन खूबसूरत लैंडलेडी और अपने बड़े भाई के मैनेजर को देख रहा था। इस बीच रयूक की माँ पास बैठी थी और सब कुछ देख रही थी। रयूक सूप की खुशबू सूंघकर खुश हो गया, क्योंकि वो सच में बहुत टेस्टी लग रहा था। उसे कभी पता ही नहीं चला था कि मैनेजर किम इतना अच्छा कुकिंग कर सकता है। लेकिन अब जब उसे इतने डिलीशियस मील्स मिल रहे थे तो उसने झटपट सब कुछ खा लिया। लड़की ने भी उनकी माँ को सूप दिया और उन्होंने लैंडलेडी का एक बार फिर से शुक्रिया अदा किया, ये कहते हुए कि वो हमेशा उनके खाने का इतना ध्यान रखती है। लेकिन लड़की ने कहा कि ये तो उसका नेचुरल फर्ज था, क्योंकि वो रयूक की मैनेजर थी और उसे ये पक्का करना था कि रयूक हमेशा टॉप हेल्थ में रहे। लेकिन माँ के लिए ये सब हैरान करने वाला था, क्योंकि अब लैंडलेडी उनसे कोई रेंट नहीं ले रही थी और ऊपर से खाना और फल भी प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन किम ने कहा कि उन्हें बस चुपचाप खाना चाहिए और कुछ नहीं कहना चाहिए, और क्योंकि वो अब फैमिली की तरह थे तो इतना तो उनके लिए करना ही चाहिए बिना किसी चीज़ की उम्मीद किए। माँ इस बात से पूरी तरह भावुक हो गई। लेकिन तभी दोनों भाइयों की नोकझोंक ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ही छोटे भाई ने रयूक से सूप छीनने की कोशिश की, रयूक ने बाउल दूर कर दिया और मिन से कहा कि ये सूप उसका है और फिलहाल उसे सिर्फ फॉर्मूला मिल्क ही मिलेगा। माँ ये देखकर हंस पड़ी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि छोटा भाई अपने बड़े भाई की हर चीज़ को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि मिन अपने भाई को इतनी अच्छी तरह फॉलो कर रहा था, तो माँ ने सोचा कि पेरेंटिंग थोड़ी आसान हो सकती है। लेकिन ये शब्द सुनकर रयूक पुरानी यादों में चला गया, क्योंकि उसे पेरेंटिंग को लेकर अच्छी यादें तो नहीं थी। उसने सोचा कि पेरेंटिंग असल में किसी के लिए भी नरक से कम नहीं होती। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी माँ ये सब कैसे झेल रही थी, क्योंकि उसका छोटा भाई हर वक्त रोता रहता था और कभी भी नहीं सोता था। वो हमेशा अपने बड़े भाई से चिपका रहता था और ज़रा सा भी अलग होने के आइडिया से चीखने लगता था। रियूक की पिछली जिंदगी में उसका छोटा भाई एक एरोगेंट ब्राइट था। जब उसने सोचा था कि उसका छोटा भाई उसका डिवोटेड लिटिल सर्वेंट या लॉयल फॉलोअर होगा, तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन अब उसने दूसरा भाई पाया जो एकदम वैसा ही करता था, लेकिन ये भी अपने तरीके से मुश्किल था। इससे रयूक का दिल प्यार से भर गया। उसने अपने भाई को गोद में उठा लिया और खुद से खिलाने का फैसला किया। ये देखकर छोटा भाई बहुत खुश हो गया। तभी किम ने माँ से पूछा कि क्या उन्होंने कभी घर बदलने के बारे में सोचा था। भले ही वो इस घर की लैंडलॉर्ड थी, लेकिन उसे ये पता था कि अब ये यंग कपल 2 बच्चों के साथ रह रहा था। ये सुनने में थोड़ा फनी लगता था, खासकर जब खुद लैंडलॉर्ड ये कहे। लेकिन ये घर बच्चों को पालने के लिए बहुत छोटा और पुराना था। 4 लोगों के परिवार के लिए ये जगह सही नहीं थी। लेकिन माँ को कुछ चिंता थी, क्योंकि फिलहाल उनके पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन तभी किम के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने महिला से पूछा कि अगर पैसा उपलब्ध हो जाए तो क्या वो घर बदलेंगे। पहले तो माँ को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैनेजर ने उन्हें पास बुलाया और बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने मुझसे संपर्क किया है और वे रयूक को अपना एक्सक्लूसिव मॉडल बनाना चाहते हैं। रयूक कुछ भी सुन नहीं पाया, क्योंकि वो अपने छोटे भाई की देखभाल में व्यस्त था। लेकिन माँ पूरी तरह से हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी उसके बच्चे को एक्सक्लूसिव मॉडल बनाना चाहती थी। किम ने समझाया कि कंपनी पहले ही ऑफर दे चुकी थी और जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स भेजेगी। इसलिए महिला को इस पर अपने पति से अच्छे से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका था जिससे काफ़ी पैसा कमाया जा सकता था। माँ ने सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझा, लेकिन वो तय नहीं कर पा रही थी कि आगे क्या किया जाए। लेकिन किम ने कहा कि अभी इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और पहले खाना खाएं, ताकि दिमाग अच्छे से काम करने लगे। इसके अलावा उन्हें बाद में ब्रॉडकास्ट स्टेशन भी जाना था, क्योंकि 2 महीने हो चुके थे और अब रियलिटी शो के लिए मीटिंग ज़रूरी थी। किम ने महिला को बताया कि स्टेशन से गाड़ी भेजी जा रही थी, इसलिए कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तभी घर की घंटी बजी, जिससे मैनेजर हैरान रह गई, ये सोचते हुए कि क्या गाड़ी पहले ही आ गई। इसी दौरान रियूक अपनी माँ के पास आया, क्योंकि मिन की देखभाल में उसे काफ़ी थकान हो गई थी और अब वो सोना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैनेजर ने दरवाज़ा खोला, उसने जिस इंसान को देखा
वो कोई और नहीं बल्कि खुद माइकल था। मैनेजर अचानक से माइकल को अपने सामने देख हैरान रह गई। वहीं रयूक ने भी तुरंत अपनी माँ को प्रोटेक्ट करते हुए माइकल से पूछा कि वो उनके घर में क्या कर रहा था। रयूक अब तक नहीं भूला था कि माइकल ने उनके परिवार के साथ धोखा किया था और सिनुंग का साथ देकर झूठी अफवाहें फैलाई थी। लेकिन रियू ये सोच रहा था कि यह आदमी अब यहाँ क्यों आया है। उसने सोचा कि शायद माइकल बदला लेने आया है, लेकिन तभी एक और जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी जिसने माइकल के चेहरे को फ्रेम से हटा दिया और पूरे परिवार को हेलो कहा। वो कोई और नहीं बल्कि यंग था, जो हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ आया था और पूरे परिवार को सरप्राइज कर दिया। उसे पता था कि माइकल को इस घर में कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी पूरा ग्रुप एक बार फिर उनसे मिलना चाहता था और माइकल भी माफ़ी मांगना चाहता था। इसलिए दोनों ने घर आने का फैसला किया। यंग ने तुरंत माइकल से पूछा कि वो यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहा है। यंग ने फिर उसे वही करने को कहा जो उसे करना चाहिए। माइकल भी यंग की कई बात समझ गया और अब वो कोई बहाने नहीं बना रहा था। उसने सीधे पूरे परिवार से माफ़ी मांगी और ये भी माना कि सारी गलती उसी की थी। लेकिन रुक के लिए ये काफ़ी नहीं था। उसके हिसाब से माइकल ने जो किया था उसके लिए सिर्फ एक माफ़ी काफ़ी नहीं थी। लेकिन तभी अचानक उसकी माँ ने माइकल की माफ़ी को एक्सेप्ट करते हुए उसे स्माइल के साथ थैंक यू कहा। वो सोच रही थी कि शायद इस बार लड़के के पास कोई वजह रही होगी ऐसा करने की, लेकिन रियुक को लगा कि उसकी माँ कितनी भोली है। इसी वजह से किम, मैनेजर और रियुक तीनों ने एक साथ अपना माथा पकड़ लिया। रियुक को अब समझ आ गया था कि उसकी माँ जो महसूस कर रही थी वो बिल्कुल वही था जो वो खुद भी महसूस कर रहा था। उसकी माँ खुश थी कि अब माइकल और वो फिर से अच्छे बन सकते हैं। लेकिन रियुक और बाकी लोगों को पता था कि उनकी माँ अच्छी इंसान तो थी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी थी। रियुक जानता था कि वो अपने पेरेंट्स को बदल नहीं सकता, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स इतने काइंड और केयरलेस थे तो उसे खुद ही और ज़्यादा शार्प और केयरफुल बनना पड़ेगा। तभी उसने माइकल को एक इशारा किया, गले काटने वाला साइन, जिसका मतलब था अगली बार कुछ नहीं बचेगा। माइकल ये देखकर सोच ही रहा था कि रियू इतनी जल्दी कैसे लीड कर गया। तभी यंग ने बात काटते हुए कहा, चलो अब स्टूडियो चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सीन वापस बड़े स्टूडियो बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ, हम देखते हैं कि डायरेक्टर लगभग रोने ही वाला था जब उसने रय्युक को देखा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रय्युक की भी ठीक वैसी ही रिएक्शन थी। जैसे ही दोनों गले मिले, ऐसा लग रहा था जैसे बिछड़े हुए भाई मिल रहे हो। डायरेक्टर को लगा कि शायद वो दोनों लंबे समय बाद मिल रहे थे, इसलिए रय्युक भी उसे वेलकम कर रहा था, वरना वो आमतौर पर बहुत कोल्ड रहता था। डायरेक्टर इस बात से टच्ड था, लेकिन रय्युक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे अब एहसास हो गया था कि वो सिर्फ काम के लिए पैदा हुआ है और पूरी जिंदगी बस काम करेगा और उसी में मर जाएगा। अब वो पेरेंटिंग से इतना थक चुका था कि उसने ठान लिया था कि अपनी लाइफ सिर्फ काम को डेडिकेट कर देगा। जैसे ही वो डायरेक्टर के साथ आगे बढ़ रहा था, उसके छोटे भाई की रोने की आवाज़ सुनाई दी। डायरेक्टर ने तुरंत आवाज़ की तरफ देखा और उसकी माँ को ग्रीट किया, और दूसरी तरफ मिन को देखा जो सच में किसी बड़े रोनी बच्चे जैसा रो रहा था। डायरेक्टर को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा था, लेकिन उसने नोटिस किया कि मिन अब पहले से और भी ज़्यादा क्यूट हो गया था। वो ये सोच ही रहा था कि 2 महीनों में कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। लेकिन मिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बस अपने बड़े भाई के पास जाना चाहता था और फूट फूट कर रोने लगा। डायरेक्टर को लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी है, लेकिन तभी रियुक की माँ ने उसे बताया कि मिन हमेशा रियाक से चिपका रहता है और अब इसलिए रो रहा है क्योंकि उसने अपने भाई को इतने दिन से नहीं देखा। डायरेक्टर ने जैसे ही रियाक की तरफ देखा, उसे उसका चेहरा नीला और फीका लगा, जैसे वो डायरेक्टर से मदद मांग रहा हो, प्लीज़ बचा लो मुझे। डायरेक्टर को अब पूरी सिचुएशन समझ आ गई थी और उसने नर्वस स्माइल दी, लेकिन तभी उसने बताया कि पिछले 2 महीनों में कुछ छोटे बदलाव हुए हैं। तभी किम स्टूडियो के अंदर आया और डायरेक्टर के सामने झुक गया। अब जब सभी लोग स्टूडियो में थे तो सब जल्दी से आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि फिनाले तक 20 एपिसोड बचे थे और अंतिम एपिसोड सितंबर में ऑन एयर होने वाला था। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, हम एक चेरी ब्लॉसम पार्क देखते हैं जहां फिल्मिंग इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा हुआ था और नो एंट्री का साइन टंगा था। यंग और यून,
दोनों थोड़े बड़े दिख रहे थे, उनका स्टाइल भी थोड़ा बदला हुआ था। लेकिन उन्होंने जैसे ही रियुक को देखा, उनकी आंखें चमक उठी, क्योंकि इस बार रियुक को चेरी ब्लॉसम फेरी की तरह तैयार किया गया था और वो इतना क्यूट लग रहा था कि संभालना मुश्किल था। यंग को समझ आ गया कि स्टाइलिंग टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। रियुक को उनकी तारीफ सुनकर मुस्कान आ गई, और जिससे ये साफ था कि वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि फिल्मिंग शुरू होने वाली है और सभी कास्ट मेंबर्स को तुरंत इकट्ठा होना चाहिए। युन ने क्यूट बेबी मिन को उठा लिया और दोनों शूटिंग लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी अचानक एक ब्लैक कार स्टूडियो के पास पार्क हुई और ड्राइवर ने किसी को बताया कि हम सेट पर पहुंच चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि कार से वाइस प्रेसिडेंट बाहर आता है, रियुक का पास्ट लाइफ का फादर। वो हमेशा की तरह गंभीर चेहरा लिए हुए था और सोच रहा था कि क्या उसे सच में फिल्म सेट तक आने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसने आने का फैसला किया। जैसे ही सीन फ्लैशबैक में जाता है, असिस्टेंट बिजनेस रिपोर्ट दे रहा था और तभी वाइस प्रेसिडेंट ने रियुक के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा, जिस पर असिस्टेंट जवाब देते हुए कहता है, जैसा आपने कहा था, मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उस बच्चों के माता पिता से बात की थी, लेकिन लगता है बच्चों के माता पिता इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अचानक अपने सामने आ जाने की वजह से थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मैटर कुछ समय के लिए खामोश पड़ गया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन लोगों के ऊपर थोड़ा और प्रेशर दूं? हालांकि वाइस प्रेसिडेंट ने असिस्टेंट को ऐसा करने से मना कर दिया और अपने असिस्टेंट मिस्टर यंग से पूछा, वैसे मिस्टर यंग, मैं जानना चाहूँगा आपका इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या ख्याल है? असिस्टेंट ने बताया कि उसके हिसाब से तो एक छोटे से बच्चों के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ ज़्यादा ही है। क्या वह छोटा सा बच्चा इसके लायक भी है? वाइस प्रेसिडेंट ने फिर कहा, इस कॉन्ट्रैक्ट के लायक पता नहीं, मैं इस बात को कैसे कहूँ, लेकिन उस बच्चों में कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ने अपने मन में सोचा, शायद एक ऐसा कनेक्शन जो खून के रिश्ते जैसा महसूस होता हो। अब वापस प्रेजेंट में कार में बैठा वाइस प्रेसिडेंट ड्राइवर से कहता है, तुम यहीं रुको, मुझे कुछ देखना है। और वहीं दूसरी तरफ यंग और यून स्टूडियो की तरफ बढ़ रहे थे, जब यून ने चौंक कर कहा, यंग, क्या तुम देख रहे हो? रियुक ने जैसे ही देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो अपने पास्ट लाइफ के फादर को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह गया। वो तो समझन्स ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है ना। अचानक से वाइस प्रेसिडेंट को अपने सामने रियुक काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था कि ये आदमी सेट पर क्या कर रहा है। उसने अपने बड़ी बड़ी आंखों से अपने पिता की तरफ खामोशी के साथ देखा। रियुक को अपनी पिछले जन्म के पिता की याद आई, जो समझे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के फाउंडर के सबसे बड़े बेटे के रूप में पैदा हुए थे। उसके ग्रैंडफादर का उत्तराधिकारी बनने के लिए शुरू से ही पाला गया था। उनके स्टाइल और ग्रैंडफादर के स्टाइल में फर्क था। उनके ग्रैंडफादर एक ऐसे किंग थे जिन्होंने लड़कर और अपने खून पसीने की मेहनत के साथ अपने बिजनेस अंपायर को खड़ा किया था, और उनके काम करने का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट पूरी तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड रूलर थे। यही चीज उनके पिता की पहचान भी बनी। वो सिर्फ रिजल्ट्स और आउटकम्स की परवाह करते थे। वो ना तो अपनी पत्नी की, ना अपनी कंपनी की, और न ही उन बच्चों की जो उनके सख्त एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए। उनके लिए वो सभी अनवर्दी थे, जिसकी वजह से जॉन के सारे भाई बहन और उसकी माँ हमेशा इन्फेरियोरिटी फीलिंग्स से जूझते रहते थे। लेकिन दूसरी तरफ जॉन ऐसा बच्चा था जिसने अपने पिता की उम्मीदों को बस ठुकरा दिया और उनसे भी ऊंचा उठा, क्योंकि वो अपने पिछले जन्म में सच में एक जीनियस था। फिर भी उसके पिता के साथ उसका रिश्ता कभी आसान नहीं था। जब भी वो एक दूसरे से मिलते और हेलो बोलते, वाइस प्रेसिडेंट हमेशा एक झटके की तरह बिहेव करते। वो अपने ही टैलेंटेड बेटे के साथ भी अच्छे से पेश नहीं आते थे। बिना सोचे समझे रियुक ने वाइस प्रेसिडेंट को डैड कहकर बुला लिया, और वो आदमी उसे साफ साफ सुन सका। रियुक ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। समझ गया कि उसने गलती कर दी, और शब्द उसके मुंह से निकल गए। उस आदमी ने रियुक को हेलो कहा और पूछा कि क्या वो उसे पहचानता है, क्योंकि वो पहले वॉशिंग मशीन के कमर्शियल शूट में मिले थे। लेकिन रियुक ने रुखाई से मुंह फेर लिया और कह दिया कि वो उसे नहीं जानता। तब आदमी ने इशारा किया कि अगर वो उसे नहीं जानता
तो फिर उसे फादर क्यों बुलाया? रयुक ने डिनाई करने और इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी अड़ा रहा। उसने कहा कि वो पूरी तरह श्योर है कि उसने सही शब्द सुना है। वो आदमी धीरे धीरे उसके पास आता गया और उसे परेशान करने लगा। रयुक को याद आया कि उसका डैड हमेशा इतना ही जिद्दी हुआ करता था। तभी अचानक डायरेक्टर और रयुक की माँ दौड़ते हुए आए और वाइस प्रेसिडेंट से पूछा कि वो सेट पर क्या करने आए हैं। आदमी ने बताया कि वो बस चुपचाप रयुक को देखने आया था और फिर चला जाता, लेकिन गलती से शूटिंग डिस्टर्ब हो गई। डायरेक्टर सोच रहा था कि आखिर वो आदमी रयुक से मिलना क्यों चाहता है। आदमी ने दोबारा वही बात दोहराई कि वो बस उसे पर्सनली देखना चाहता था। अब जब उसने उसकी ब्राइट आंखें देख लीं तो उसे अपने यंगर सेल्फ की याद आ गई। उसे देखकर आदमी और भी ज्यादा कन्विंस हो गया कि रयुक एक्सक्लूसिव एक्टर बनने के लायक है। उसने रयुक की माँ से पूछा कि क्या उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट चेक किया है, और एक बार फिर कहा कि वो कभी भी एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी है, बस उन्हें बता देना। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें कोई और कंडीशंस रखनी है तो बस एजेंट को बता दें। अचानक रयुक खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला दिया कि उसे और ज्यादा पैसे चाहिए। रयुक की माँ अचानक एम्बेरेस हो गई और वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांगते हुए कहा कि रयुक बस कुछ भी बकवास कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर रयुक जानता था कि उसके पिछले जन्म के पिता के पास ढेर सारा पैसा था और उसे उसे कुछ देना ही पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट अचानक एक्साइटमेंट से भर गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने रयुक के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा कि वो पैसे तैयार कर देगा, लेकिन बदले में उन्हें शूट खत्म होने के बाद उसके ऑफिस आना होगा। रयुक की माँ ने हामी भर दी और वाइस प्रेसिडेंट वहां से निकल गया, लेकिन रयुक अपने तथाकथित पिता को गंभीर नजरों से देख रहा था। उसने सोचा कि उसे लगा था कि इस जन्म में वो उससे फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अब भी अमीर था और वो इस जन्म में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। दोनों की जिंदगियां पूरी तरह अलग हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी किसी तरह उनकी राहें फिर से टकरा गईं। रयुक को अपने पिछले जन्म की याद आई, जब उसने अपने पिता की एक नए प्रोजेक्ट में मदद की थी और उसके पिता को उससे बड़े रिजल्ट्स की उम्मीद थी, लेकिन अब वो फिर से एक बच्चा था। डायरेक्टर ने कहा कि शूटिंग दोबारा शुरू करनी चाहिए और रयुक ने खुद को संभाला। उसे एहसास हुआ कि अभी उसके लिए सबसे ज़रूरी उसकी नई फैमिली है और उसे अपने शूट पे फोकस करना चाहिए ताकि वो ढेर सारा पैसा कमा सके। स्प्रिंग पिकनिक स्पेशल एपिसोड पार्क में रिकॉर्ड किया गया। फिर चिल्ड्रन स्पेशल आया, जहां माइकल को घोड़ा बना दिया गया। समय बीतता गया और समर वेकेशन का समय आ गया, जब रयुक और बाकी आइडल मेंबर स्विमिंग करने गए। ये पहली बार था जब रयुक ने तैरना सीखा। जैसे जैसे शो का पॉपुलैरिटी बढ़ता गया, फैंस हर जगह मौजूद थे। बाउंसर्स फैन गर्ल्स को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे ताकि शूटिंग डिस्टर्ब ना हो। रयुक और उसकी माँ ने देखा कि बाहर हालात फिर से क्रेजी हो चुके थे। असिस्टेंट डायरेक्टर सोच रहा था कि आखिर फैंस को हमेशा उनके शूटिंग लोकेशन के बारे में कैसे पता चल जाता है। शो में मौजूद सभी बच्चे अब बड़े हो चुके थे। नेशनल आइडल ग्रुप अब सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल बन चुका था। कुछ फैंस तो सेट में घुसने की कोशिश भी कर रहे थे, जिससे अब और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत थी। पिछले 6 महीनों में वो इंडस्ट्री के टॉप आइडल बन चुके थे। रियुक ने कई हाई एंड चिल्ड्रन ब्रांड्स के लिए एड्स किए और सबसे हॉट चाइल्ड एक्टर बन गया। लेकिन शो, जिसने सभी को चमकाया था, अब खत्म होने वाला था। ये उनका सेकंड लास्ट शूट था और अगले हफ्ते आखिरी एपिसोड शूट होने वाला था। रयुक शांत था, लेकिन अंदर से थोड़ा इमोशनल भी। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी अंधेरे में से एक हाथ निकला और उसके कंधे पर रखा। उसने डर के मारे पीछे देखा और सामने खड़े मिस्ट्री मैन को देखकर कांप उठा। आदमी ने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? हेलो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।